हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। जितने भी सारे टॉपिक हैं उसके एमसीक्यूज़ मैं कवर कराऊंगा और जो एमसीक्यूज़ का लेवल होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। इन ए रिएक्शन ए प्लस बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ए एन प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है। रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ये हमें पहली कंडीशन दी हुई है। एंड रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो ए प्लस बी है वो बना रहा है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो रेट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। ठीक है, हमें x और y की वैल्यूज़ क्या बतानी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इन्होंने क्या दिया है कि b का हमें डबल कर दिया। जब हम b को डबल करेंगे तो रेट जो है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। सो रेट इज़ डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ b इज़ डबल। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जब आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ b आप डबल कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ट्वाइस हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर आपने डबल कर दिया तो y कितना होगा, अगर आप देखोगे y रेज टू पावर शुड बी 1। तो y अगर 1 हुआ रेज टू पावर 1 तभी हम लिख सकते हैं 2 रेट इज इक्वल टू के। a का कंसंट्रेशन सेम है, हम लिख सकते हैं 2b रेज टू पावर 1। ठीक है, तो b की कंसंट्रेशन अगर आपने डबल की है तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो y का वैल्यू हो जाएगा रेज टू पावर 1। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द रेट इंक्रीजेस बाय 8 फैक्टर्स, मतलब कि रेट 8 टाइम्स हो गया जब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आपने ट्वाइस कर दिया 2a रेज टू पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b भी आपने ट्वाइस कर दिया। अभी हमने फाइंड किया था y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब सिंपल है, यहाँ पे 8 टाइम्स हो गया है हमारा रेट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, हमारा 4 से। तो ये होना चाहिए 2 रेज टू पावर 2। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे, हमें अगर रेट 8 टाइम्स चाहिए तो 2a रेज टू पावर कितना होना चाहिए हमारा, 2a रेज टू पावर शुड बी ट्वाइस एंड 2b रेज टू पावर 1। तभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 1। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया क्वेश्चन नंबर 2। एजर्शन दिया हुआ है द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 plus Br2 result in formation of twice of HBr appears to be 2। सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी हम देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं ये कौन सी रिएक्शन होती है, दे हैपन्स इन वन स्टेप, एक स्टेप में होता है। और इसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो अगर H2Br2 में देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2 विल कोलाइड विद ईच अदर, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी हमारी 2। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड है इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो रीजन भी इसका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are correct statement and reason is the correct explanation of the assertion। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। याद रखना ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सबसे पहला दिया है इट कैटेलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। तो याद रखना कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को सेम एक्सटेंट में क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम जल्दी रीच हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इट आल्टर्स डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, याद रखना ये क्या हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन याद रखना कैटलिस्ट चेंज नहीं करता। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। इट इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा सेम रहता है, सो ये भी करेक्ट है। इट
प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या कर देता है, अल्टरनेट पाथवे फॉलो करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, इट अल्टर्स डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, जो हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। कंसीडर द आरएनएस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें आरएनएस इक्वेशन दिया हुआ है विच इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी। हमें क्या पूछा हुआ है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताना है रेट कांस्टेंट से। अगर हम लगा लें नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग अगर हम लगा लें तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। तो याद रखना ई रेज टू पावर जो भी होता है वो नीचे आ जाता है जब आप इसका लॉग लगाते हो। तो यह हमारा आ गया, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, सपोज हमने क्या किया, ई ए का वैल्यू इंक्रीज किया एक्टिवेशन एनर्जी का, तो ये ओवरऑल जो माइनस टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो माइनस इंक्रीज होने से k का वैल्यू ln k का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब जो k है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई ए। अगर आप ई ए का वैल्यू इंक्रीज करोगे ओवरऑल माइनस टर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो ln का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी वैल्यू कम हो जाएगी k का वैल्यू। सो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो याद रखना जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, रेट फास्टर होता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम कम रखते हैं तो ईजिली मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दैट्स वाई जो रेट कांस्टेंट है इसका जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। एजर्शन दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सपोज हमारे पास एस्टर है CH3 COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट है, आपने हाइड्रोलिसिस की है इन प्रेजेंस ऑफ H+, हमारा बन जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, ठीक है। नॉर्मली ये जो रिएक्शन होती है याद रखना ये सेकंड ऑर्डर होती है, बट अगर वाटर आपने क्या लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है, इस रिएक्शन में वाटर क्या होता है, एक्सेस में होता है, तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं होता है। सो रेट बिकम्स इक्वल टू के एंड इट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5। तो ये फॉलो करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि रेट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर। रीज़न ये है the concentration of water remain constant during the course of the reaction, क्योंकि concentration of water क्या हो जाएगी, constant होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा excess में लिया हुआ है। so that's why ये reaction follow करेगा first order kinetics। तो इसका both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। तो इसका option A is the correct answer। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2HI, रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज। तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले सकते हैं H2 डिवाइडेड बाय द डेल्टा T, ठीक है। और इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ I2 बाय डेल्टा T। तो रेट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, याद रखना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिखेंगे। एंड अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था तो हम करेंगे 1/2 डेल्टा ऑफ HI बाय डेल्टा T, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो रिएक्टेंट है उसके साथ माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम ये सारी इक्वेशन देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एजर्शन याद रखना ये रॉन्ग है। याद रखना सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, हमें चाहिए होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन से हमारा प्रोडक्ट बनता है और इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी।
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे उनके पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि वो क्या कर पाए, एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए, सो दैट दे कैन फॉर्म प्रोडक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हमें चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स जो कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट का वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमारे पास है CH3। अगर सपोज CH3 बी आ रहा है हमारे साथ और हमने क्या किया, यहाँ से राइट साइड से OH इस पे अटैक कर रहा है कार्बन पे, तो अटैक बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि Br क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट अगर OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो OH कैन अटैक ईजिली द कार्बन, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये हमारी SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो रिएक्शन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो एजर्शन रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे, ओनली दोज कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स हैव करेक्ट ओरिएंटेशन, या तो करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होने चाहिए, दैट लीड्स टू कंपाउंड फॉर्मेशन। तो रीजन इसका क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन ई है दैट इज करेक्ट, वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ लिखेंगे, T हाफ इज इक्वल टू R0/2K। ठीक है, तो R0 क्या होता है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, अगर आप इसको क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे, तो हमारा हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज इट बिकम्स डबल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट ऑफ 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो K का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज़ 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड दिया हुआ है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ इट्स रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम्स। तो इनिशियल हमारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है विच इज़ R0, हमें दिया हुआ है विच इज़ 40 ग्राम्स, बट ये रिड्यूस हो गया विच इज़ R। फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा है 10 ग्राम्स। हमें क्या बताना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, और हमें log ऑफ 2 भी दिया हुआ है विच इज़ 0.3010। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ R0/R। याद रखना ये इक्वेशन होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। K का वैल्यू सबसे पहले हम टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम को एक तरफ ले जाएंगे। टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ R0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 और R का वैल्यू दिया हुआ हमें डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303, K का वैल्यू दिया हुआ है 2.303 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 4। इसको ऐसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2.303 कैंसल, 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। log ऑफ 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ 2⁻²। ठीक है, 2⁻² मतलब 2 बाहर आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2 log ऑफ 2। log ऑफ 2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में विच इज़ 0.3010। तो हमारा T इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 602 सेकेंड्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 602 सेकेंड। तो 602 सेकेंड्स में इसकी कंसंट्रेशन 40 ग्राम से 10 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट की। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। याद रखना ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ए कंपाउंड A एंड B रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। A एंड B रिएक्ट करें इक्वेशन से A प्लस ट्वाइस ऑफ B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑफ C। Concentration of either A and B were changed, keeping the concentration of one of the reactant constant, and rate were measured as a function of initial concentration. The following result were obtained. Choose the correct option for rate equation. तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा किया, हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए 1, 2 एंड 3। इससे हमें रेट इक्वेशन बताना है। एक्सपेरिमेंट में पहले देखोगे, पहले हमें दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, सेकेंड में दिया कंसंट्रेशन ऑफ B और थर्ड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो रेट होगा
दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल डेटा ले सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट वन कंसंट्रेशन होनी चाहिए कांस्टेंट। तो एक ही कंसंट्रेशन देखेंगे दोनों में क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ये डेटा ले सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वाले डेटा में रेट दिया हुआ 0.10, तो रेट इज 0.10। डेटा हमारा क्या 1 डेटा है। इट इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया 0.30 एक्स रेज टू पावर एक्स, बी की वैल्यू दिया 0.30 रेज टू पावर वाई। एक्सपेरिमेंट डेटा सेकंड लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.40 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है 0.30 रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है 0.60 रेज टू पावर वाई। एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, 0.10 डिवाइड बाई 0.40 हो जाएगा 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स इक्वल टू 0.30 डिवाइड बाई 0.60 हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर वाई। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर वाई, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2। तो हाफ रेज टू पावर 2 हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, तो वाई का वैल्यू 2 आ गया। अब हम यूज़ करेंगे हमारा डेटा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड डेटा देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट डेटा फिर से हम लेंगे। फर्स्ट डेटा में था 0.10 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 0.30 रेज टू पावर एक्स 0.30 रेज टू पावर वाई। डेटा 3 में ले लेंगे, ये हो जाएगा 0.20 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया 0.60 रेज टू पावर एक्स 0.30 और रेज टू पावर वाई। कैंसिल कर देंगे इसको भी हम। ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू के कैंसिल 1/2 रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। ऊपर आया था y का वैल्यू 2। तो अगर आप दोनों को साथ में लिखोगे तो हमारा रेट बिकम्स इक्वल टू द के a का रेज टू पावर 1 एंड b का रेज टू पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन। तो अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे हमारे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की, वो भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना जो बाकी चीज़ें थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सब कांस्टेंट रहता है, बट नंबर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से कोलिजन उनके बीच में कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना जो एंजाइम्स होते हैं, नॉर्मली जो रिएक्शन होती है, याद रखना क्या होता है उसमें, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसे चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी जब वो उससे मिलती है तो वो बनाता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ब्रेक होके, इंटरमीडिएट है एक, ब्रेक होके प्रोडक्ट बनाता है। बट जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके एक अल्टरनेट पाथवे बनाता है। ठीक है, एक अल्टरनेट पाथवे से क्या करता है, वो एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। और कम एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर पाते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो याद रखना एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट रेट्स डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या हो गया, रेट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। और टेम्परेचर हमने रेज किया 20 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सपोज T1 है, 20 डिग्री को आप ऐड करोगे 273, ये हो जाएगा हमारा 293 केल्विन टू 35। तो आप ऐड करोगे 35 प्लस 237 इज इक्वल टू 308 केल्विन। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है 293 टू 308 केल्विन और जो रेट है डबल हो रहा है और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है।
तो आपको याद रखना है जो log ऑफ K2/K1 होता है दैट इज इक्वल टू EA 2.303 R 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो रहा है, जो K1 की वैल्यू है वो क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है, तो रेट डबल हो रहा है, तो K2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। तो हम लिख सकते हैं तो ट्वाइस ऑफ K1 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 1/293 इंटू 1/308 केल्विन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा log ऑफ 2 EA 2 डिवाइडेड बाई 2.303 R का वैल्यू है 8.314, ये हो जाएगा हमारा 308 माइनस ऑफ 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 308। log ऑफ 2 याद रखना ये होता है हमारा 3.3010 EA, ठीक है, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 308। आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 34673 जूल्स पर मोल। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर हम किलो जूल्स में बात करेंगे हो जाएगा 34.7 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। हमें दिया हुआ है एजर्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। तो याद रखना जो ऑर्डर है वो जीरो और फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। रीजन दिया हुआ है वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रीजन भी हमें क्या दिया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिया हुआ है। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप ऑर्डर नहीं बता सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से लोगे और उसके जो एक्सपोनेंट को जब आप ऐड करोगे तभी आपका ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, एजर्शन का जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन ये इसका करेक्ट रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो बोथ एजर्शन आर रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमें एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो हमें कौन से ग्राफ से हमें क्या मिल सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल सकता है फ्रॉम द स्लोप। ठीक है, सबसे पहले हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे। सो के इज इक्वल टू AE रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, नेचुरल लॉग। सो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस EA बाय RT। रीअरेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम ln ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA बाय RT प्लस ln ऑफ A। ठीक है, अब हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ में याद रखना y एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, ln ऑफ k, और x एक्सिस में लेंगे 1/t। स्लोप देखोगे आप तो ये जो है ये हमारी क्या बन रही है, नेगेटिव स्लोप बन रही है, तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA बाय R, और ये जो इंटरसेप्ट होगा हमारा होगा ln ऑफ A। ठीक है, और अगर आप इसको देखते हो तो ln ऑफ k वर्सेस 1/t। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए को देखें ये करेक्ट है, तो स्लोप हमें मिलेगा माइनस EA बाय R, तो आप स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो याद रखना अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ लिखे तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो याद रखना इसमें कोई भी क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो T हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है हाफ लाइफ, बट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। हमें सबसे पहला ग्राफ दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ओवरऑल इंथैल्पी, और प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है, कम है। सेकंड वाले ग्राफ में रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। थर्ड ग्राफ में दोनों की इंथैल्पी सेम है। हमें ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 1 है, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन में 3 और फोर्थ ऑप्शन में 1 एंड सेकेंड। सबसे पहले अगर आप ग्राफ को देखोगे उसमें रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, बट प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन के बीच में इंथैल्पी कम होना मतलब कि एनर्जी क्या हुआ है, इस रिएक्शन में रिलीज हुआ है, ठीक है, तभी क्या हो सकता है, इंथैल्पी कम हो सकता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ ही क्या है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ की बात करें, रिएक्टेंट की कम एनर्जी थी, प्रोडक्ट की ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब रिएक्टेंट में कुछ एनर्जी क्या हुआ है, ऐड हुआ है। एनर्जी का ऐड होना हमारी रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सेकेंड ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन में ना तो एंडोथर्मिक है ना तो एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अगर आप देखोगे जो ए है इट इज़ 1 ओनली, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स। तो हमें टी हाफ दिया हुआ है रिएक्शन में जो है हमारा 1386 सेकेंड्स, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, हमें के का वैल्यू बताना है विच इज रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइडेड बाय के, और k is equal to 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हो जाएगा 0.693, टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1386 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, ठीक है, 10⁻⁴ सेकेंड। अगर आप देखो ये कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एजर्शन दिया हुआ है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। याद रखना जो ऑर्डर होता है वो आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से बता सकते हो, वेयर एज जो मॉलिक्युलरिटी है अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मतलब जो एक स्टेप में होती है, तो उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करके आप मॉलिक्युलरिटी बता सकते हो। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीज़न दिया हुआ है ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर को तो आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो, बट मॉलिक्युलरिटी इज द सम ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप। तो रीज़न हमें क्या करेक्ट दिया हुआ है। तो एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन ई है वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 NO2 N + O2। रेट एंड रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट है हमारा 1.02 10⁻⁴, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3.4 10⁻⁵ पर सेकेंड। हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम। रिएक्शन दिया ट्वाइस ऑफ N2O5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 टाइम्स NO2 + O2। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें हमें रेट का वैल्यू दिया हुआ है। रेट है हमारा 1.02 10⁻⁴, ठीक है। अब साथ में हमें क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 3.4 10⁻⁵ पर सेकेंड। अगर रेट कांस्टेंट का आप यूनिट देखो पर सेकेंड, ये जो पर सेकेंड यूनिट होता है ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम इसे रेट लॉ की फॉर्म में लिखें सो रेट बिकम्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन। अगर आप इक्वेशन देखोगे हमें जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है N2O5 और इसका जो होगा हमारा, ठीक है, रेस टू पार, ठीक है। तो इसका रेस टू पार हो जाएगा 1 क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी जो पार होगी वो 1 होगी क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पता किया, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पता करना है। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय के, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। रेट है 1.02 10⁻⁴,
के का वैल्यू कितना है 3.4 10⁻⁻5। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं 10.02 डिवाइडेड बाई 3.4 10⁻⁻5 10⁻�5, ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻5, तो 10.2 डिवाइड बाई 3.4 इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है विच इज़ 3 इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो हमें पूछा है रेट कांस्टेंट का हमारा वैल्यू पूछा है। सपोज हमारे पास क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इथाइल एसीटेट है CH3 COO C2H5। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमारा बन जाता है CH3COOH विच इज़ एसिटिक एसिड, प्लस हमारा रिलीज होता है इथेनॉल। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली रेट लिखें, ये हमारा क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 एंड कंसनट्रेशन ऑफ H2O। अब याद रखना जो वाटर होता है वो इतना ज़्यादा एक्सेस में होता है, और जो इथाइल एसीटेट होता है वो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो इवन अगर आप क्या करते हो, वाटर की कंसनट्रेशन चेंज करते हो, तो रेट हमारा क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि जो रेट है इट विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर क्या होता है, हमारा एक्सेस में होता है। ठीक है, बट अगर हम रेट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, वाटर की कंसनट्रेशन भी रेट पे डिपेंड नहीं करती है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। सो रेट इज इक्वल टू K डैश CH3 COO C2H5। ठीक है, तो हमने क्या किया, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर से हमने K डैश बनाया, और ये हमारी रिएक्शन बन गई फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, वो इंक्लूसिव होता है हमारा रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है इट इज़ द करेक्ट आंसर। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपेरेंस मतलब हम लिखते हैं माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ SO2 बाय डेल्टा T, ये होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस। माइनस लिखते हैं इसके साथ, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपेयर मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, विच इज़ 1.28 10⁻⁻5 मोलर्स पर सेकेंड। मोलर्स मीन्स मोल्स पर लीटर। ठीक है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ SO3। रिएक्शन दिया हुआ है, हमें बताना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। ठीक है, हमें पता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, हमें इसमें कंपेयर करना है SO2 और SO3 को। तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/2। स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट SO2 का क्या है, 2 है, तो माइनस लिखेंगे 1/2, स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे डेल्टा ऑफ SO2 बाय डेल्टा T। इट इज़ इक्वल टू, इसको SO3 से हमें कंपेयर करना है, इसमें भी स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 ऑफ डेल्टा ऑफ SO3 बाय डेल्टा H। हमें रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 कैसे लिखते हैं, डेल्टा ऑफ SO3 बाय डेल्टा T। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस हमें पूछा है, तो ये जो हाफ है वो कैंसिल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ जो डिसअपेयरेंस ऑफ SO2 था सिमिलर हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैच कर रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻5 मोलर्स पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो D है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। याद रखना जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है ये हमेशा हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे यूरेनियम है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, असर्शन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CCl4 प्लस HCl। रेट दिया हुआ है K CHCl3 Cl2 हाफ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमें रेट दिया हुआ है, तो असर्शन और जो है वो करेक्ट है।
अगर रीज़न की बात करें, दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, याद रखना, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें फाइंड करना पड़ता है यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही आप बता सकते हो, जस्ट बाय सीइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप नहीं बता सकते। तो रीज़न क्या है, रॉन्ग है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। याद रखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमें कंपैरिजन किसका दिया हुआ है, Br नेगेटिव एंड H प्लस का। इन दोनों को ही हम देखेंगे तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है उसके साथ माइनस लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे 1/5 डेल्टा ऑफ Br नेगेटिव बाय डेल्टा T। इसको हम चेक करेंगे किसके साथ, H प्लस के साथ। तो ये हो जाएगा -1/6 ऑफ डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा T। ठीक है, अब ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, Br को एक तरफ रखना है, डेल्टा ऑफ Br नेगेटिव बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 5 को उस तरफ ले जाएंगे, 5/6 ऑफ डेल्टा ऑफ H प्लस बाय डेल्टा T। तो अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के MCQ समझ आए हों। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।